गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टारगेट ऑलराउंडर की टार एजुकेशन में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 26 मई 2022। देखेंगे अब तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथ में देखेंगे ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपको औरों से आगे रखेगा। इस क्लास का पीडीएफ आप टार एजुकेशन के इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और टार एजुकेशन के वेबसाइट से विजिट करके पीडीएफ और अन्य बहुत सारे स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जरूर जुड़ जाएं। दोस्तों, प्रश्न यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ऑप्शंस भी हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आपसे आग्रह है कि क्लास को अंत तक अटेंड करें, तभी आपको इस क्लास का महत्व पता चलेगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। द फर्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली हु हैज बीन री इलेक्टेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। हाल ही में किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक के रूप में फिर से चुन लिया गया है? सही जवाब है डॉक्टर टेड्रोस अधनोम गेब्रियस। इनको WHO के अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक के रूप में पहले से तो ये थे ही, इनको पुनः फिर से इस पद के लिए दूसरे कार्यकाल के लिए चुन लिया गया है और ये उनका दूसरा कार्यकाल 16 अगस्त 2022 से फिर से शुरू होगा। चलिए WHO के बारे में जान लेते हैं। फुल फॉर्म हम लोगों ने देखा ही, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना इसका 7 अप्रैल 1948 में। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है और प्रेसिडेंट वही हो गए जिनकी हम लोग बात कर रहे हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं, और ये देखिए इसमें ऑप्शन, हाँ यही हो गया। चलिए ठीक है, ये तो रहे एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपके आगामी एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। इसी पर आधारित अब हम लोग प्रश्न पर आधारित हम लोग देखते हैं ऑप्शन के थ्रू कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स, कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे आगामी परीक्षाओं के लिए। तो ध्यान से सुनिएगा। चलिए देखते हैं। गिलबर्ट एफ होंगबो एक यूनिट में है, तो इनको हाल ही में ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अर्थात हिंदी में बोले तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। क्या नाम है इनका? गिलबर्ट एफ होंगबो। तो याद रखिएगा, ILO का स्थापना कब हुआ था? 1919 में, 1919 में। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है, ये भी याद रखेंगे। चलिए, और डायरेक्टर जनरल वही हो गए ये गिलबर्ट एफ होंगबो। टी राजा कुमार, इनको हाल ही में FATF फाइनेंशियल, ये F है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। किनको? टी राजा कुमार को। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या होता है? ये एक ऐसी संस्था है जो प्रत्येक सदस्य देशों पर ये नजर रखता है कि वो देश किसी आतंकी या ऐसे मनी लॉन्ड्रिंग या खासकर आतंकी सहयोग में कोई ऐसा इसका गतिविधि में शामिल तो नहीं है वो देश, या इस तरह के बढ़ावे को सहयोग तो नहीं दे रहा है। इस तरह से अगर वैसा वो कंट्री कर रहा है, कोई देश आतंकी संगठनों को सहयोग दे रहा है, तो ये FATF जो है उन देशों पर प्रतिबंध लगाता है। ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट, ऐसे करके दो लिस्ट होता है। जिसमें ब्लैक लिस्ट होता है कि अगर इस लिस्ट में अगर किसी कंट्री को डाल दिया FATF ने, तो होता क्या है कि ये देश किसी भी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठन जो है उनसे किसी तरह का वित्तीय सहायता नहीं प्राप्त कर सकेगा। और ग्रे लिस्ट में अगर डाल देता है, तो ग्रे लिस्ट में डालने से ये होता है कि लाभ मिलेगा तत्काल, थोड़ी बहुत मिलेगी, लेकिन उसको एक समय दिया जाता है इसमें सुधार करने का कि आप किसी भी तरह का आतंकी या ऐसी किसी भी गतिविधि में सम्मिलित न हो या उसमें सहयोग न करे वो देश। तो यही होता है FATF, और FATF के ये बने हैं, प्रमुख बने हैं टी राजा कुमार। FATF का स्थापना कब हुआ है? 1989 में, और इसका हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस में है। तो ये सभी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है जेंस स्टोल्टेनबर्ग। इनको हाल ही में NATO के महासचिव के रूप में कार्यकाल इनका बढ़ाया गया है। और ये दोस्तों, इसमें ये बता दूं आपको, FATF का जो ये टी राजा कुमार का जिसकी चर्चा हम लोगों ने किया कि FATF के नए प्रमुख बनाए गए हैं, तो ये इनका कार्यकाल जो है, इनका कार्यकाल 1 जुलाई, यहाँ नोट कर लीजिए, इसको क्लियर कर लीजिएगा क्योंकि बीच में अगर कोई एग्जाम में पूछता है तो आप गलत कर सकते हैं। देखिए, टी राजा कुमार FATF के प्रमुख के रूप में 1 जुलाई, बिल्कुल इसको क्लियर कर लीजिए, 1 जुलाई 2022 से इनका कार्यकाल शुरू होगा। और अभी अगर इससे पहले का पूछा जाए तो वर्तमान में अभी है FATF के प्रमुख कौन है? तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, देखिए डॉक्टर मार्कस प्लेयर, इसका स्पेलिंग भी लिख देता हूं मैं, PLEYER प्लेयर। ये है अभी FATF के प्रमुख, लेकिन 1 जुलाई 2022 से कौन हो जाएंगे? टी राजा कुमार हो जाएंगे। अब क्लियर हो गया है, होगा आपको, मुझे पूरा उम्मीद है, मैं काफी अच्छे से इसको आपको क्लियर करने का प्रयास किया है। अब देखिए, ये जेंस स्टोल्टेनबर्ग, ये NATO के
महासचिव के रूप में इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और इसका स्थापना कब हुआ था? तो 4 अप्रैल 1949 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बेल्जियम के ब्रुसेल में है। बेल्जियम के ब्रुसेल्स यहाँ पे है। चलिए तो दोस्तों, पहले प्रश्न से ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स, ऑप्शन से ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट हमने दिया। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आए होंगे, परीक्षा उपयोगी लगे होंगे। यदि लगे हैं तो अब तक अगर लाइक बटन नहीं दबाए हैं तो लाइक बटन दबा दीजिए। और लास्ट में, मैं नहीं कहूँगा कि अभी ही, लास्ट में ही भला आप इस सेशन को अपने जितने भी एजुकेशनल ग्रुप्स हैं, वैसे फ्रेंड्स जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उन्हें शेयर करके टार एजुकेशन का सहयोग करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसके अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें। और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से सब्सक्राइब बटन को नहीं दबाएंगे, अन्यथा वो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है दोस्तों, आप लोग इसमें टार एजुकेशन का हमारा सहायता करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज, वेयर हैज द 4th सुरुली लिली फेस्टिवल 2022, सुरुली नहीं है, सुरुई है, सुरुई लिली फेस्टिवल 2022 हैज बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली। हाल ही में कहाँ चौथा सिरुई लिली महोत्सव 2022 मनाया गया है? तो सही जवाब है मणिपुर। मणिपुर में ये राज्य स्तरीय सिरुई लिली महोत्सव 2022 का चौथे संस्करण का को अभी सेलिब्रेट किया गया है। ये देखिए, मणिपुर सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा सिरुई लिली के फूल के बारे में जागरूकता पैदा करने और इसे पैदावार बढ़ाने और इसके उद्देश्य से आयोजित किया जाता है। जो मणिपुर का राज्य फूल भी है, कौन? सिरुई। ये जो है फूल का नाम है, ये राजकीय फूल भी है मणिपुर का। मणिपुर का राजधानी इम्फाल है। मणिपुर के राज्य की स्थापना 21 जनवरी 1972 में और मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह है और राज्यपाल यहाँ पे गवर्नर कौन है? ला गणेशन। अब चलिए तो रहा एक्स्ट्रा फैक्ट, हम लोग ऑप्शन से देखते हैं। असम, ये क्यों न्यूज में रहा है? प्रश्न पर ही आधारित, क्योंकि ये किसी महोत्सव के प्रश्न पर, महोत्सव के संबंधित ये प्रश्न है, तो उसी तरह का मैं ऑप्शन भी दिया हूँ। देखिए, कुछ महोत्सव फेस्टिवल के को अभी हम लोग ये ऑप्शन के थ्रू चर्चा करेंगे। ध्यान से सुनिए। असम ये न्यूज में क्यों है? तो हाल ही में बोहाग, हिंदी में ही लिख देता हूँ दोस्तों इसको, बोहाग बिहू, बोहाग बिहू, या इसे एक और बोलते हैं रोंगाली, बोहाग बिहू या रोंगाली बिहू उत्सव, ये कहाँ मनाया गया है हाल ही में? तो ये असम राज्य में मनाया गया। ये फसल की अवधि की शुरुआत जो अभी बुआई शुरुआत में पहले कटाई, उसके बाद बुआई दूसरे सीजन की जो होती है, उसी अवसर पर असम राज्य में बोहाग बिहू या रोंगाली बिहू के रूप में असम राज्य में ये उत्सव मनाया जाता है। इसको याद रखेंगे। झारखंड की न्यूज में है, तो झारखंड में हाल ही में सरहुल महोत्सव, इसको भी मैं हिंदी में ही लिख देता हूँ, ज़्यादा बेहतर होगा, क्लियर होगा, ऐसे इंग्लिश वाले सुन लेंगे। सरहुल महोत्सव ये कहाँ मनाया गया है? तो ये झारखंड राज्य में सरहुल महोत्सव मनाया गया है। ये एक्चुअली झारखंड में स्थानीय एक सरना धर्म के आदिवासी समुदाय हैं, उन्हीं के द्वारा नए साल के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है सरहुल महोत्सव। इसको याद रखेंगे। चलिए, जम्मू कश्मीर में ये न्यूज में क्यों है? तो ये यहाँ पे हाल ही में हेरात, हेरात उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर में मनाया गया है, जो भगवान शिव की पूजा महाशिवरात्रि के रूप में ही होता है। हेरात उत्सव मनाया कहाँ गया? जम्मू कश्मीर में। तो दोस्तों, दूसरे प्रश्न से जो मैंने फैक्ट्स दिया, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे, परीक्षा उपयोगी लगे होंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच अर्थात वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक अर्थात इंग्लिश में ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया गया है। इसमें भारत का रैंक क्या है? तो सही जवाब है 54th। विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी यात्रा और ये वही बात हुआ, इसमें भारत जो है 8 स्थानों के नुकसान के साथ, अर्थात पिछली बार जो रैंक इसमें जारी किया गया था उसमें 8 अंकों के नुकसान के साथ इस बार 54वें स्थान पर है। किसमें? यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक अर्थात इंग्लिश में ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें 54वें स्थान पर भारत है। और जापान पहले, संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरे, स्पेन तीसरे, फ्रांस चौथे और जर्मनी 5वें स्थान पर है। टॉप 5 मैंने चर्चा कर दिया, भारत तो इसमें है ही नहीं, टॉप 10 में भी, टॉप 20 में भी नहीं, 54th है, टॉप 50 में भी नहीं है। चलिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया जाता है। देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अर्थात वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, स्थापना इसका 24 जनवरी 1971, मुख्यालय इसका स्विट्जरलैंड के कोलोगनी में है और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन इसके क्लाउस श्वाब हैं। अब चलिए, रैंकिंग से संबंधित प्रश्न है, तो ऑप्शन से मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण रैंकिंग से अवगत करा देता हूं।
टार एजुकेशन का यही खासियत है, प्रश्न पर आधारित आपको ऑप्शन दिए जाते हैं ताकि उससे संबंधित कुछ और प्रश्न आपको चर्चा कर दिया जाए। स्टैटिक्स, जीके, करंट अफेयर्स सभी से रिलेटेड। चलिए 150 150वां रैंक किसमें है? तो हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 ये जारी किया गया है। इसमें भारत का रैंक क्या है? इसी में भारत का रैंक 150वां है, अर्थात विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस नहीं, इंडेक्स, सूची जिसे कहेंगे, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत 150वें स्थान पर है। 180 देशों की ये सूची जारी की गई थी, जिसमें नॉर्वे पहले स्थान पर है, डेनमार्क दूसरे, स्वीडन तीसरे स्थान पर है। ये सभी आप याद रखेंगे। हालांकि भारत इसमें 8 स्थान का नुकसान किया है, क्योंकि इससे पहले भारत इस सूची में 142वें स्थान पर रहा था 2020-21 में। अब 22 वाली सूची में भारत 150वें स्थान पर आ गया है। नेक्स्ट देखते हैं 9वां रैंक किसमें है? तो हाल ही में 24वां 24th डिफलिम्पिक्स प्रतियोगिता 2021 प्रतियोगिता हुआ है। डिफलिम्पिक्स जो गूंगे बहरे होते हैं उन पर आधारित ये खेल का आयोजन कराया जाता है। वही 24वें डिफलिम्पिक्स 2021 चैंपियनशिप में भारत का रैंक क्या है? तो यही 9वां है। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? और इसमें पहले स्थान पर कौन है? तो यूक्रेन पहले स्थान पर है। यूक्रेन, जहाँ पे रूस और यूक्रेन का भी युद्ध चल रहा है, तो वही यूक्रेन इसमें पहला स्थान प्राप्त किया है। भारत 9वें स्थान पर है, अमेरिका दूसरे स्थान पर है। ये सभी आप याद रखेंगे। और इसका आयोजन ब्राजील में किया गया था 24वें डिफलिम्पिक्स का। चलिए 46वां रैंक किसमें है? तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, इसके द्वारा जारी 165 देशों की सूची में डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 ये जारी किया गया था। और ये 165 देशों की सूची है। इसमें भारत का स्थान 46वां है। और पहले स्थान पर कौन है? तो वो है नॉर्वे इसमें पहले स्थान पर, और भारत 46वें स्थान पर। उम्मीद करता हूं दोस्तों तीसरे प्रश्न से आपको जो मैंने दिया वो पसंद आए होंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन हेल्थ केयर सेक्टर में ड्रोन रोल आउट करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? सही जवाब है उत्तराखंड हेल्थ केयर सेक्टर में ड्रोन के उनका उपयोग करने वाला ये पहला भारतीय राज्य बन गया है। पहला शब्द लगा है तो इम्पोर्टेंट है उत्तराखंड। और ये देखिए, इसे रेड क्लिफ लैब्स एक कंपनी है, उसी के द्वारा इसको लाया गया है। और उत्तराखंड का ये किया है, ऐसा पहला राज्य बना है ऐसा करने वाला। देखते हैं उसके बारे में। उत्तराखंड राज्य की 2 राजधानियां हैं, एक है देहरादून विंटर सीजन के लिए, एक है गैरसैंण समर सीजन के लिए। और राज्य की स्थापना 9 नवंबर सन 2000 में हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं और राज्यपाल वहाँ पे लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हैं। ये सभी फैक्ट्स आप याद रखेंगे एक्स्ट्रा में। आइए ऑप्शन के थ्रू इसी तरह से देखते हैं। जैसे कि प्रश्न है कि पहला राज्य कौन बन गया है इस मामले में, तो ऑप्शन से भी मैं उसी तरह की कुछ चीजें आपको बताऊंगा जो काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा। देखते हैं, देखिए हिमाचल प्रदेश मैंने एक ऑप्शन में दिया है, हिमाचल प्रदेश। आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में कौन राज्य के सभी योग्य जनसंख्या को 100% टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? अर्थात कोविड-19 वैक्सीनेशन जो चल रहा है अभी, उसमें कौन ऐसा राज्य है जो अपने राज्य की सभी योग्य जनसंख्या को 100% जनसंख्या को वैक्सीनेशन या टीकाकरण करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो वो है हिमाचल प्रदेश। बात करें अगर, ये तो राज्य हो गया पहला राज्य जो सभी जनसंख्या को वैक्सीनेशन कर दिया है कोविड-19 का। यदि आपसे पूछा जाए पहला जिला कौन है जो सभी 100% लोगों को टीकाकरण कर दिया है कोविड-19 का, तो वो है इंदौर है। और पूछा जाए अगर यदि शहर, कौन ऐसा शहर है जो 100% अपनी जनसंख्या को कोविड-19 टीकाकरण कर दिया है, तो वो है भुवनेश्वर। ये है गया भुवनेश्वर। अब गांव पूछा जाए कौन ऐसा गांव है जो 100% लोगों को कोविड-19 टीकाकरण कर दिया है, तो वो गांव का नाम है वेयान। उसका मैं हिंदी में ही लिख रहा हूँ, देखिए यहाँ पे गांव का नाम, पहला गांव जम्मू कश्मीर वेयान, हिंदी में लिखता हूँ देखिए वेयान। जम्मू कश्मीर का ये बांदीपुर जिला में एक गांव है वेयान। ये पहला ऐसा गांव है भारत का जिसने 100%। तो फिर से एक बार इसका समरी देख लीजिए। पहला ऐसा राज्य हिमाचल प्रदेश, पहला राज्य ये जिला इंदौर हो जाएगा, पहला शहर भुवनेश्वर, और पहला ऐसा गाँव वो हो गया वेयान। और ये जम्मू कश्मीर के बांदीपुर जिला में है ये गाँव वेयान। चलिए गोवा क्यों न्यूज में है, तो खुले में शौच से मुक्त अर्थात ODF
ओपेंटिफिकेशन फ्री, ODF खुले में शौच से मुक्त और हर घर बिजली और हर घर नल पहुंचाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये गोवा बन गया है। गोवा की राजधानी कहाँ है? तो पणजी है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं और राज्यपाल वहाँ पे PS श्रीधरन पिल्लई हैं, ये याद रखेंगे। चलिए छत्तीसगढ़, ये न्यूज में क्यों है? तो भारत का कौन ऐसा राज्य है जिसने पुरानी पेंशन योजना फिर से बहाल करने वाला पहला राज्य बन गया है? पुरानी पेंशन फिर से इस राज्य ने शुरू कर दिया है, तो वो है उत्तराखंड, क्योंकि 2005 के बाद से पेंशन जो स्कीम था वो हटा दिया गया था और लोगों को अब उसके बाद 2005 के बाद से जो लोग भी ज्वाइन करते हैं कोई जॉब, तो उनको पेंशन नहीं, लास्ट में उनको डायरेक्ट रिटायरमेंट मिलेगा, अच्छा खासा मनी रोकड़ा मिलेगा उनको, तो वो बंद कर दिया गया था। लेकिन उत्तराखंड जो है पहला ऐसा राज्य बन गया है जो पुनः पेंशन योजना को फिर से बहाल कर दिया है और ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य का स्थापना कब हुआ था? तो 1 नवंबर 2000 में। और राज्य का राजधानी कहाँ है? तो ये रायपुर है और मुख्यमंत्री वहाँ पे कौन है? तो भूपेश बघेल हैं और राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके। ये सभी फैक्ट्स आप याद रखेंगे तीसरे चौथे प्रश्न से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस दिन विश्व थायराइड जागरूकता दिवस मनाया गया है? अर्थात ऑन विच डे वर्ल्ड थायराइड अवेयरनेस डे हैज बीन ऑब्जर्व्ड रिसेंटली? तो इसका सही जवाब है 25 मई, 25 मई को विश्व थायराइड जागरूकता दिवस मनाया गया है। थायराइड रोगों, उनके लक्षणों, रोकथाम और उपचार के बारे में जागरूकता और समझ बढ़ाने के लिए ये प्रत्येक वर्ष 25 मई को मनाया जाता है। थीम क्या है, विषय क्या है इसका इस बार? तो ये इंग्लिश में ही मोस्टली आपको याद रखना चाहिए क्योंकि विश्व स्तर का ये दिवस है। थीम भी याद रखना चाहिए इंग्लिश में ही। थीम है इसका, विषय है इट इज नॉट यू इट्स योर थायराइड। हिंदी में हालांकि हमने कर दिया है, यदि आप नहीं हैं यह आपका थायराइड है, लेकिन इंग्लिश में जरूर इसको याद रखिएगा। ये थोड़ा एक्स्ट्रा में। चलिए ऑप्शन से कुछ महत्वपूर्ण डेज दिवस हम लोग चर्चा कर लेते हैं। 21 मई को क्या मनाया गया है? तो हाल ही में आतंकवाद विरोधी दिवस अर्थात एंटी टेररिज्म डे कब मनाया गया है? तो ये 21 मई को ही मनाया गया है। 21 मई 1991 को ही भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी एक किसी अभियान में थे, सभा में थे, जहाँ पे उनका आत्मघाती हमलावर आकर उनको उनका हत्या कर दिया। साथ में बहुत लोग भी मरे थे, लगभग 14 अन्य लोग भी मरे थे। तो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या इसी दिन हुई थी। उसी दिन को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में 21 मई को मनाया जाता है। और ये राजीव गांधी जो थे भारत के सबसे कम उम्र अर्थात 40 वर्ष की उम्र में ही ये प्रधानमंत्री का शपथ लिए थे। भारत का जो सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे, इसीलिए आतंकवाद विरोधी दिवस या एंटी टेररिज्म डे 21 मई को मनाया जाता है। 21 मई को एक और दिवस मुझे याद आ रहा है अभी। 21 मई को अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस अर्थात इंटरनेशनल टी डे भी मनाया गया है 21 मई को, ये भी याद रखिएगा। 20 मई को क्या मनाया गया? तो हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस अर्थात वर्ल्ड बी डे, विश्व मधुमक्खी दिवस या वर्ल्ड बी डे, ये 20 मई को मनाया गया है। 23 मई को क्या मनाया गया? तो इसी दिन हाल ही में अभी विश्व कछुआ दिवस अर्थात वर्ल्ड टर्टल्स डे या विश्व कछुआ दिवस, ये 23 मई को मनाया गया है। और इसका थीम रहा है विश्व कछुआ दिवस का सेलिब्रेट आस्क एवरीवन टू लव एंड सेव टर्टल्स, ये इसका थीम रहा है। 5वें प्रश्न से ये सभी फैक्ट्स रहा। उम्मीद करता हूँ सभी आपको पसंद आए होंगे। अभी बहुत सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे लिस्टेड हैं दोस्तों, आप बने रहें क्लास में। चलिए, हु हैज रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द रिसेंटली हेल्ड ब्रिक्स कल्चर मिनिस्टर मीटिंग? हाल ही में आयोजित ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भारतीय प्रतिनिधित्व किनके द्वारा किया गया है? तो ये मीनाक्षी लेखी के द्वारा किया गया है और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन्होंने किया है, भारतीय प्रतिनिधित्व इन्होंने ही किया है। और ये कौन है? तो ये संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री हैं श्रीमती मीनाक्षी लेखी। इन्हीं के द्वारा ब्रिक्स के संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भारतीय प्रतिनिधित्व किया गया है। चलिए, और ये 7वां एडिशन था इसका। ब्रिक्स के बारे में देखते हैं। अ ग्रुप ऑफ ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। यहाँ से भी देख सकते हैं, बी से ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। और अभी ये इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो ये चाइना के द्वारा। देखिए चाइना ये हो गया सी से, इसके बाद कौन कराएगा? तो ये साउथ अफ्रीका। इसी तरह से इसका चलता है मेजबानी का, तो आप ऐसे भी दिमाग लगा सकते हैं। चलिए, ब्रिक्स का स्थापना 2006 में हुआ था। मुख्यालय इसका चाइना के संघाई में, चाइना का ये बड़ा शहर है संघाई, ये राजधानी नहीं है, चाइना की राजधानी बीजिंग होता है, बीजिंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अदानी ग्रुप के हाइड्रोजन कारोबार में टोटल एनर्जी कंपनी ने हिस्सेदारी खरीदने का घोषणा किया है। तो प्रश्न है कि टोटल एनर्जी किस देश की कंपनी है? तो ये फ्रांस की एक
तेल और गैस प्रमुख कंपनी है टोटल एनर्जी, जो फ्रांस की है। यही अदानी ग्रुप के हाइड्रोजन कारोबार में 10% से अधिक हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। फ्रांस की ये कंपनी है। तो चलिए फ्रांस के बारे में देखते हैं। राजधानी पेरिस है, मुद्रा वहाँ पे यूरो और CPF फ्रैंक चलता है। प्रधानमंत्री अभी एलिजाबेथ बोर्न है। ये हाल ही में बनी है, बिल्कुल नई न्यूज है ये। फ्रांस के प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न। और प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन है, जो दोबारा से फिर से चुन लिए गए हैं। ये भी आप याद रखेंगे, न्यूज में भी है ये। चलिए, हाल ही में वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट के द्वारा जारी वर्ल्ड एयर पावर रैंकिंग ऑफ 2022 में रैंकिंग में भारतीय वायुसेना का रैंक क्या है? तो ये तीसरा है। और इसमें देखिए पहले स्थान पर कौन है? तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ एयर फोर्स, शॉर्ट में इसको यूसैफ कहते हैं। जैसे IAF हम लोग का होता है, इंडियन एयर फोर्स, उसी तरह यूनाइटेड स्टेट्स एयर फोर्स ये पहले स्थान पर इस रैंकिंग में है और भारत तीसरे स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA नेशनल हेल्थ एसोसिएशन के द्वारा कौन सी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है आभा। आभा का फुल फॉर्म देखिए है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। ये ऐप लॉन्च किया गया है NHA के द्वारा, अर्थात राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के द्वारा। और इसमें होगा क्या? तो देखिए, आभा मोबाइल एप्लीकेशन उपयोगकर्ताओं को एक आभा एड्रेस जिसमें उपयोगकर्ता का पूरा डिटेल प्रोफाइल नाम बनाने में सक्षम करेगा, जिसे 14 अंकीय रूप में उत्पन्न आभा नंबर से जोड़ा भी जा सकेगा। अभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण अर्थात NHA नेशनल हेल्थ अथॉरिटी एसोसिएशन, शायद मैंने ऊपर बोल दिया था, ये अथॉरिटी होगा दोस्तों। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी NHA, हिंदी में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। इसके CEO कौन है? डॉक्टर RS शर्मा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे टाइम मैगजीन द्वारा 2022 के दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल किया गया है? तो किसको शामिल किया गया है? अडानी, गौतम अडानी। इनके अलावा कुछ लोग और हैं, जो कि ऑप्शन में मैं एक ही दिया हूँ। आइए यहाँ पे देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट की वकील है करुणा नुंदी, इसको इंग्लिश में ऐसे होगा नुंदी कहिए। करुणा नुंदी। और बिजनेस टाइकून गौतम अडानी। और प्रमुख कश्मीरी मानवाधिकार विख्यात ये कश्मीरी मानवाधिकार कार्यकर्ता, उनका नाम है खुर्रम परवेज। इन सभी को टाइम मैगजीन द्वारा 2022 के दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों के बीच शामिल किया गया है। ये जारी किया है टाइम मैगजीन ने। टाइम मैगजीन क्या है? एक अमेरिकन मैगजीन और न्यूज कंपनी है। इसकी स्थापना 1923 में हुई थी। ये सभी ध्यान रख सकते हैं। चलिए, हाल ही में किसे कनाडा स्थित तमिल लिटरेरी गार्डन के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना गया है? तो ये AR वेंकटचलपति को 2021 के लिए कनाडा स्थित तमिल लिटरेरी गार्डन के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जिसे इयाल पुरस्कार भी कहते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, इयाल पुरस्कार इसके लिए चुना गया है। यह पुरस्कार जो है एक आजीवन उपलब्धि पुरस्कार है, जो हर साल किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जिसने तमिल साहित्य के विकास या अध्ययन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। चलिए, AR वेंकटचलपति को ये मिला है। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ विश्व आर्थिक मंच का वार्षिक बैठक आयोजन किया गया है? ये क्वेश्चन मैं पिछले क्लासेज में करा चुका हूँ, अभी मैंने यहाँ पे रिपीट कर दिया इस प्रश्न को, मुझे अच्छा लगा ये प्रश्न पूछा जा सकता है। विश्व आर्थिक मंच अर्थात वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? ये किया गया है स्विट्जरलैंड के दावोस में। और इसमें भारतीय प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा किया गया है। WEF अर्थात वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसका स्थापना 24 जनवरी 1971 में, मुख्यालय इसका स्विट्जरलैंड के कोलोनी में है और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन इसके क्लाउस श्वाब हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन ऑफ द डे आज का देखते हैं। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली? हाल ही में किसे दिल्ली के नए उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? काफी इजी प्रश्न है, मैंने 1-2 दिन पहले ही करा दिया है। आपको कुछ जगह अभी आज ये नए प्रश्न बनकर मिल रहे होंगे, लेकिन हमने 1-2 दिन पहले ही इस प्रश्न को करा दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको इसका जवाब मालूम होगा, अब तक याद होगा। अगर भूल गए हैं तो पिछली क्लास फिर से देखें या गूगल सर्च कर लें और पुनः याद भी कर लें और कमेंट में जरूर इसको कमेंट करें। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि टॉपिक वाइज क्लास, बहुत सारे टॉपिक वाइज क्लास टार एजुकेशन पर कराए गए हैं, जो 1-1 वर्ष के से ऊपर के हैं उसको, और कुछ नए क्लासेस शुरू किए जाने जा रहे हैं, जो SSC रेलवे और बिहार सचिवालय आया है उस पर, और अन्य राज्य स्तरीय परीक्षाओं पर आधारित बहुत सारे प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट और सब्जेक्ट वाइज क्लास शुरू किए जा रहे हैं। आप बने रहें, तब तक टॉपिक वाइज जितने क्लास कराए गए हैं, GK प्लेलिस्ट में यहाँ पे लास्ट में दे दूंगा या नीचे भी दिया हुआ है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, वहाँ से आप जरूर देखें और सभी पसंद आए तो आप अन्य दोस्तों ग्रुप्स के साथ शेयर भी करें।
चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आपको परीक्षा उपयोगी लगे होंगे। यदि लगे हैं तो प्लीज़ अब तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक बटन दबा दें। और अब समय आ गया है इस सेशन को अपने जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं या वैसे फ्रेंड्स जो लोग तैयारी कर रहे हैं वहाँ पे इसको शेयर करके टार एजुकेशन का सहयोग करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें। और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा से सब्सक्राइब बटन नहीं दबाएंगे नहीं तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा वो। और चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग इतना सहयोग जरूर करेंगे। और साथ में आप टार एजुकेशन के इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ जाएं और वेबसाइट पर भी विजिट करें। बहुत सारे स्टडी मटेरियल उपलब्ध हैं, डेली वहाँ पे कराए जा रहे हैं। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए तो दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।